आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली इसमें हम लोग डील करेंगे सेल के बारे में, क्या चीज़ से उनका स्ट्रक्चर बना होता है, सेल, उसका हिस्ट्री, उसका थ्योरी, एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट सेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल का हिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग बस सेल हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड by Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of primitive microscope. यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 में एक नॉन लिविंग सेल को देखे थे। ठीक है, क्या देखे वो? एक नॉन लिविंग सेल को। लीवेनहुक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। यानी कि हम सबसे पहले क्या देखें कि रॉबर्ट हुक क्या देखे? एक नॉन लिविंग सेल को देखे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देखें कि लीवेनहुक जो थे वो 1674 में एक लिविंग सेल को देखें। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब मान लीजिए कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक नॉन लिविंग सेल को देख लिए, लीवेनहुक एक लिविंग सेल को देख लिए, फिर एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए जो ये बोले कि सेल जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? पुरकिंजी इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. अब सेल में जो, इस सेल में जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, उसको क्या बोले? जो पुरकिंजी थे वो 1838 में क्या नहीं 39 में क्या मेंशन किए कि उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, दैट सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उसके बाद जो सेल थ्योरी था उसमें क्या बोला गया कि जितना भी प्लांट्स है या एनिमल्स है वो क्या चीज़ से बना होता है? आपका सेल से बना होता है। जो कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे जो रॉबर्ट हुक जो थे वो आपका नॉन लिविंग सेल देखे। ठीक है, आपका लीवेनहुक जो थे वो लिविंग सेल देखे। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन क्या बोले कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर आपका पुरकिंजी जो थे वो बोले कि प्रोटोप्लाज्म, उसका जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दो बॉटनिस्ट थे, सेचलिडन और सचवान। ठीक है, एक सेचलिडन, आपका सचवान और सेचलिडन जो थे वो एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट थे। वो लोग क्या बोले कि आपका सेल थ्योरी पास करे। सेल थ्योरी क्या था कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और उसके बाद क्या बोले कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल कहाँ से अराइज करता है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुला ई सेलुला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब आता है सेल जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप्स का कौन कौन सा होता है? एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा क्या होता है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स का कंबाइन करके क्या बनता है? मल्टी सेलुलर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब कुछ सेल शेप्स हैं। ठीक है, आपका कुछ शेप्स रहते हैं, उसके साइज रहते हैं, सेल शेप्स रहते हैं, डिफरेंट साइजेस के रहते हैं। ठीक है, अब वो सब डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आता है आपका सेल। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि अब हम ये देखेंगे ना कि आखिर सेल बना क्या चीज़ होता है, यानी कि ये जो सेल है उसके अंदर, ये जो सेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो सेल होता है उसका आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यानी कि जो सेल है उसका ऊपर वाला लेयर, आउटर लेयर क्या होता है, इनर लेयर क्या होता है, और सबसे इनर लेयर को क्या बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले आते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल its external environment. The plasma membrane allows, या क्या बोल रहा है कि the outermost covering of the cell, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। हम ये किसका बात कर रहे हैं? एनिमल सेल का बात कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल सेल का। और वही चीज़ अगर प्लांट सेल का बात करेंगे हम, अगर प्लांट सेल का बात करते हैं तो उसमें आउटर लेयर क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। क्लियर है? यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपका कि जो आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल होता है वो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। अब क्या बोल रहा है
कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। ये कुछ आपका जो एंट्री और एग्जिट होता है मटेरियल्स का, कुछ मटेरियल्स का एंट्री और एग्जिट होने देता है, बट कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको ऑलरेडी वहाँ पे वो स्टॉप कर देता है, ठीक है, प्रिवेंट कर देता है उनका एंट्री। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या देखें कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, और दूसरा चीज़ हम क्या देखें कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्लियर है? Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by process of called diffusion. अब कुछ ऐसे जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से एंटर कर सकता है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। The movement across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved with water. अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, ऑस्मोसिस। हम डिफ्यूज़न देख लिए, डिफ्यूज़न के मेथड से क्या होता है CO2, O2 ये सब एंटर कर पाता है। अब एक ये चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो क्या होता है सब्सटेंस, जिस वाटर में सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं उस मेथड से भी हम लोग का एंट्री हो सकता है वाटर का। Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute solution. यानी कि हाँ क्या बोल रहा है कि ऑस्मोसिस करता है जब हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो तब। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। ये 3 केस हो सकता है, ठीक है। हम जो 3 केस अभी डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस का, क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन meaning that outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. यानी कि जब मान लीजिए सेल का जो ये जो सेल है उसका जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, ठीक है, आउटसाइड सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है एंड सेल विल गेन, मतलब जब मान लीजिए ना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, यहाँ पे क्या बोल रहा है द सेल हैज़, यहाँ पे इस जो सेल का है ये सेल जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड सॉल्यूशन, ठीक है। और आउटसाइड सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। सेल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, आउटसाइड एनवायरनमेंट का सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। तब क्या हो सकता है आपका ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन किया जा सकता है। नेक्स्ट, water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction but more water will come into the cell than will leave. यानी कि उस टाइम पे जब कॉन्सेंट्रेशन सेल का ज़्यादा होता है बाहर के कंपैरिजन, तो क्या होता है ना कि सेल का अंदर आना पानी भी और बाहर जाना दोनों चीज़ प्रोसेस में आपका हो सकता है, दोनों प्रोसेस हो सकता है, बट जितना पानी बाहर जाता है उससे ज़्यादा अंदर एंटर करता है, ठीक है। द मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, द नेट रिजल्ट दैट वाटर एंटर्स द सेल, द सेल लाइकली टू स्वेल अप। अब जैसे मान लीजिए कि इस सेल है, ठीक है, ये मान लीजिए कि मेरा सेल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हायर है, बाहर का आपका डाइल्यूट है, ठीक है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? डाइल्यूट है। तो ये जो वाटर है ना वो एंटर करेगा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू बाहर निकलने के, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो सेल है वो कैसा हो जाता है? स्वेल अप, ठीक है, यानी कि फूल जाना। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन क्या बैठ रहा है? If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement across the cell membrane. Thus a solution known as isotonic solution. अब यहाँ पे दिया हुआ isotonic solution क्या होता है? Isotonic solution में होता ये है ना कि सेल का कॉन्सेंट्रेशन और उसके बाहर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है, ठीक है, तो ना वाटर अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो सॉल्यूशन है ना वो अंदर जा सकता है ना वो सॉल्यूशन बाहर जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। यानी कि वाटर जो होता है जो पास करता है वो उतना ही पास कर रहा है जितना अंदर आ रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर भी निकल रहा है। नेक्स्ट, द सेल विल स्टे सेम, यानी कि ना वो फूलेगा ना पतला होगा। इफ द मीडियम हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, द मीनिंग दैट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द सेल विल लूज वाटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि उस मीडियम का अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है देन ऑफ सेल, अगर सेल का कॉन्सेंट्रेशन उस मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है देन इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी कि जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन कम इन कंपैरिजन टू सेल का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होता है आपका जो मीडियम जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है इन कंपैरिजन टू सेल तो क्या होगा? वाटर लूज करेगा सेल, और लूज करेगा तो कैसा हो जाएगा? वो
कम हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। अब क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है। यानी कि 3 केस यहाँ पे क्या बना कि एक समय में सेल जो होता है उसका जो आउटसाइड कंसंट्रेशन रहता है वो डाइल्यूट रहता है और सेल का कंसंट्रेशन कैसा रहता है, हायर रहता है। तो उसमें क्या होता है, सेल जो है वो हम लोग का कैसा होता है, फूल जाता है, स्वेलो हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मीडियम जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है, अगर मान लीजिए उसका इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन जो है वो सेल का, अगर बाहर का आपका कैसा है, मीडियम का सॉल्यूशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और वही सेल का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, तो क्या होगा, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है, इसमें सेल क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्लांट्स, ऑस्मोसिस, सेल ट्राइंग टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। अब कुछ एग्जांपल ऑस्मोसिस का जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट, ठीक है, यानी कि जो रूट होता है प्लांट्स का वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वो आपका किस प्रोसेस से करता है, ऑस्मोसिस मेथड से। क्लियर है। या डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन वाटर एंड वाटर ऑफ ए सेल, और एक प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस भी इंपॉर्टेंट और डिफ्यूजन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग सेल वॉल में। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन have another rigid outer covering called cell walls. The cell wall lies outside the plasma membrane. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल वॉल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसका आउटर लेयर क्या होगा, आपका सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब ये जो सेल वॉल है ना आपका, ये क्या चीज़ से बना रहता है, बेसिकली सेलुलोज से बना रहता है, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है वो सेलुलोज से बना रहता है, और सेलुलोज से जब बना रहता है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। When living plant lose water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contained cell away from the cell wall. This phenomenon is called प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से जो सेल या तो वो श्रिंक कर रहा है या स्वेलन अप हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। Cell walls permit cell, plants, fungi and bacteria to withstand with dilute external media without bursting. In such media tend to take water by osmosis. The cell swells, bending up because cell wall that exerts equal pressure against the swelling cell. अब because of their walls such can greater changes. Basically यहाँ पे सारा चीज़ आपका रीड करने के लिए, ठीक है। आपका सेल वॉल में इतना ही जानना है आपको कि ये आउटर लेयर में रहता है, और फिर आपका स्ट्रेंथ, इसका जो आउटर लेयर है वो सेलुलोज से बना रहता है जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जानना है कि आप यहाँ पे ये क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है according to chemical composition different regions of cell get colored differently. Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution we could also use safranin solution or a methine blue solution to stain the cell. अब क्या बोल रहे हैं ना कि हम लोग को न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सेल्स कलर डिफरेंटली, सम रीजन्स अपीयर डार्कर, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसे रीजन्स, जैसे मान लीजिए ना कि ये लीफ है, ठीक है, लीफ का कोई एक पार्ट है जो डार्क ग्रीन है, हम लोग देख पाते हैं कोई एक रीजन है जो डार्क ग्रीन है, ठीक है, और कोई एक रीजन है जो येलो कलर का है। तो क्यों है ऐसा, ड्यू टू डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट हो या कुछ ऐसा केमिकल प्रेजेंट हो या कुछ ऐसा आपका कंपोजिशन हो जिसके वजह से क्या होता है उसका कलर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे आयोडीन सॉल्यूशन वी कैन यूज सैफरानिन सॉल्यूशन, द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का डबल लेयर कवरिंग रहता है, डबल लेयर कवरिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, दिस इज टू द साइटोप्लाज्म। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि आपका जो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है
इस न्यूक्लियस में आपका आउटर जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में जो होता है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ न्यूक्लियस को एक्सचेंज करना है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको एक्सचेंज करना है, अगर कोई भी चीज़, चाहे वो न्यूट्रिशन हो चाहे प्रोटीन हो, कुछ भी चीज़ अगर एक्सचेंज करना है और उसको साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो क्या होता है, उसमें एक आपका पोर्स पाया जाता है जिसके मदद से, जिसके हेल्प से वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल रॉड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और आपका जब भी, जैसे यूनिसेलर में क्या होता है आपका, जब सेल डिवाइड करने के स्टेज में रहता है तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या डुप्लीकेट हो जाता है, सॉरी। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स टू जनरेशन फ्रॉम डीएनए, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है, आपका डीएनए कंटेन करता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक आपका इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। अब आता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक होता है यूकैरियोटिक्स और एक होता है प्रोकैरियोटिक्स। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Cell undivided nuclear region containing only nucleic acid is called nucleide. अब न्यूक्लाइड क्या होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि आपका स्पेसिफिक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लाइड क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, यानी कि क्या बोल रहा है कि ऐसा अनडिफाइंड रीजन जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट दिखता है हम लोग को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स क्या हो सकता है आपका कि ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऐसा मतलब आपका जो भी चीज़ में देख सकते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस लैक कर रहा होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक कर रहा होता है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ऐसे बाउंड नहीं रहता है, कैसे रहेगा आपका, ये जो क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली आपका क्रोमोसोम में सॉरी साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। क्लियर है। अब यूकैरियोटिक्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेसिकली यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो डायरेक्टली है आपका, यहाँ पे डायरेक्टली दिखेगा, कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली दिखेगा। और वही चीज़ आपका यहाँ देखिएगा तो न्यूक्लियस जो है वो बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और उसके अंदर आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है large region of each cell enclosed by the membrane, the region takes place very little strain, is called cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लूइड आपका होता है फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि मान लीजिए ये सेल है, वॉल है, ठीक है, इसको हम सेल वॉल रख लेते हैं। अगर एक इन शॉर्ट में देखना है, उसके अंदर क्या होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, और ये वाला जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द डिफाइंड एज न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, बस एक राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और आपका यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरस। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी कि सबसे अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल हम लोग वायरस को ले सकते हैं कि वायरस के अंदर कोई भी दे लैक में एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें सारा मेम्ब्रेन वो लैक करते हैं, बट जैसे ही वो होस्ट के बॉडी में, वो तब तक लैक करते हैं जब तक कि वो होस्ट के बॉडी में एंटर ना कर जाएं, तब वो जाकर के क्या बनते हैं, एक्टिव बनते हैं।
अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता है आपका लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब सीट्स, इट लुक्स लाइक अ ट्यूबल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका डायग्राम में, यह आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारा चीज़ हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली हम लोग यहीं से कवर अप कर लेते हैं। ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस है। ये मेरा क्या है? न्यूक्लियर इन्वॉल्प है। क्लियर है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है? आपका स्मूथ है, एकदम स्मूथ, स्लीपरी स्ट्रक्चर, एकदम साफ, एकदम प्लेन, ठीक है। वही चीज़ अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिएगा तो ये वाला जो ऊपर वाला लेयर है उसमें आपका इस टाइप से राइबोसोम चिपका हुआ रहता है, ठीक है। ऊपर वाले लेयर में क्या रहता है? चिपका हुआ राइबोसोम रहता है। क्लियर है? बस इतना ही डिफरेंस जानना है आपको। और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रोटीन है और लिपिड है वही बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज, ऑल्दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेराइज इन अपीयरेंस डिफरेंटली इन डिफरेंट सेल्स ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। यानी कि क्या बोल रहा है कि उसका जो आपका डिफरेंट सेल्स में भी दिखते हैं हम लोग को, ठीक है। और इसका बेसिकली आपका क्या रहता है कि आपका इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या रहता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को ये करना, ब्रेक डाउन करना और मैन्युफैक्चर सेंड टू द। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम लोग का सरफेस में राइबोसोम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हो गया। यहाँ पे आता है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैमिलो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स द अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड सिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स रहता है अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया होगा, हाँ यहाँ पे दिया हुआ आपका गोल्गी apparatus क्या होता है? ऐसे ट्यूब लाइक में बना रहता है, नेटवर्क लाइक में बना रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। और फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शंस विद मेम्ब्रेन्स ईआर दे कंस्टिट्यूट अदर पोर्शन ऑफ कम्प्लेक्स। या इसका कनेक्शन किसके साथ रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी apparatus। The functions include the storage, modification and packing of the products in vesicles। अब इसका काम क्या होता है? पैकेजिंग का रहता है या फिर स्टोरेज का रहता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी apparatus। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में बनाने का काम कहाँ होता है? गोल्गी apparatus में होता है। गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, और इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम में भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका लाइजोसोम। अब हम लोग लाइजोसोम के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चरली लाइजोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ RER मेड बाय ER। मतलब क्या बोल रहा है कि लाइजोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेशन एंजाइम्स होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो आपका क्या चीज़ क्या दीज एंजाइम्स आर मेड बाय, और इसको बनाता कौन है? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनेल्स। और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है या फिर जो आपका क्लीन करने का काम होता है, ये सारा काम कौन करता है? लाइजोसोम करता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप लाइजोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम होता है। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material। अच्छा, ये काम लाइजोसोम ही क्यों करता है? लाइजोसोम डाइजेशन का काम इसलिए करता है बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, जो जिससे क्या करता है सारा मतलब जो आपका जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है वो सारा चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है।
नेक्स्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, इसके पास टू मेम्ब्रेन कवरिंग भी होता है। दीज फोल्स इंक्रीज द सरफेस। अच्छा, एटीपी जनरेटिंग केमिकल्स रिएक्शन, यानी कि ये जो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फोल्डिंग्स में होता है। क्यों? ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, एक ऐसा स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स होता है जिसके पास खुद का आपका डीएनए भी होता है और राइजोसोम भी होता है। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कभी कभी खुद से अपना प्रोटीन भी बना सकता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। अब ये जो प्लास्टिड है ना, ये प्लांट सेल में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। और प्लास्टिड जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्या चीज़ है? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होता है कि क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। एंड जो पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल, इसीलिए are known as chloroplast. Chloroplasts are important for the photosynthesis in plant. Chloroplasts are contain various yellow pigment adhesion of chlorophyll. अब पहले हमने देख लिया कि क्रोमोप्लास्ट आपका क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट में होता है कि वो एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट, उस पिगमेंट को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। और आपका जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है कि आपका स्टोर करने का काम होता है। जैसे कि आपका ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, स्टोर करने का काम कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड विथ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या होता है कि आपका क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसे आपका प्रेजेंट रहता है। थैलेकॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। नेक्स्ट है these are similar to mitochondria and external structure like mitochondria, plastids are also at DNA and ribosome। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और इसके पास खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। क्लियर है? अब आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। अब वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स स्टोरेज सैक होता है जहाँ पे आप सॉलिड और लिक्विड चीज़ को आप स्टोर कर सकते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल वेरी लार्ज। अब जो एनिमल प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में कैसा होता है? लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में आप देखिएगा तो स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में भी 50 से 90%, और जो हम लोग के जो सेल होते हैं उसमें 50 से 90% जो वॉल्यूम कंसिस्ट करता है वो कौन कंसिस्ट करता है? आपका सेंट्रल वैक्यूल। ईच ऑफ द एक्वायर्ड स्ट्रक्चर फंक्शंस आर। अब आता है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली दो टाइप में देखा गया है। सेल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कैसा होता है? मिटोसिस या मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। अब क्या उस प्रोसेस है जिससे मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिटोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जो मदर सेल होते हैं ना, जो मदर सेल है डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स फॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिएगा ये वाला मिटोसिस और मियोसिस। यानी कि यहाँ पे होता क्या है मिटोसिस में कि आपका एक मदर सेल है, ये मदर सेल है, ठीक है, और ये दो डॉटर सेल फॉर्म कर रही हैं, ये दो डॉटर सेल फॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मियोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल से दो डॉटर सेल, और ये डॉटर सेल से आपका डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे ये डॉटर सेल्स फॉर्म किए, इन दोनों में ये दोनों डॉटर सेल्स फॉर्म किए। तो बेसिकली मिटोसिस और मियोसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मिटोसिस में एक मदर सेल दो डॉटर सेल फॉर्म कर रही है, और मियोसिस में क्या देख रहे हैं कि एक मदर सेल चार और बहुत सारा आपका डॉटर सेल्स बनाते जा रही हैं। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्नड में एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट ऑफ लाइफ जो भी हम लोग बोलते हैं उसको सेल समझते हैं, ठीक है। सेल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ से होता है, बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ऑर्डर इंटीरियर और द आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। जो सेल हम लोग अभी जो जिसके बारे में पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ऑस्मोसिस पढ़े, डिफ्यूजन पढ़े, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस की हम लोग इसमें, ठीक है। प्लांट सेल जो होता है सेलुलोज, उसका जो प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होता है यानी कि सेल वॉल होता है वो क्या चीज़ है, सेलुलोज से बना रहता है। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल्स द प्लांट्स टू फंगाई बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट एनी बर्स्टिंग, ठीक है। और ये सारे चीज़ आपको रीड करने के लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आई विल टेक ऑन द नेक्स्ट क्लास।